नमस्कार बच्चों, आइए आज हम लोग अपने अड़हुल हिंदी पाठमाला क्लास 5th के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम था मैरी कॉम, इसको हम लोग ने पार्ट 1 में पढ़ा समझा। और इस चैप्टर में क्या है वो हमने जाना कि मैरी कॉम एक बॉक्सर थी, महिला थी, पारिवारिक थी, लेकिन फिर भी उसने अपने करियर को बहुत अच्छे से संवारा, है ना। 3 बच्चे थे उनके, फिर भी वो क्या कर रही थी, गृहिणी होने के सफल गृहिणी होने के साथ साथ उन्होंने अपने करियर को किस क्षेत्र में, खेल के जगत में उन्होंने अपने करियर को संवारा। अब हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज को करेंगे जिसमें सबसे पहले हम लोग का आता है शब्दार्थ। तो बच्चों शब्दार्थ यहाँ पे क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। पहला मशहूर, मशहूर मतलब प्रसिद्ध, अवस्था, उम्र, प्रेरणा, उत्साह, प्रशिक्षण, सीखने वाला, गौरवान्वित, गर्व करना, बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी, लक्ष्य, उद्देश्य, कांस्य, तांबा, स्वर्ण, सोने का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा शब्दार्थ है जिसको आपको अपनी नोटबुक में करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है हमारा दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर का सही विकल्प चुनिए। मैरी कॉम किस खेल की खिलाड़ी है? मैरी कॉम मुक्केबाजी की खिलाड़ी थी। मैरी कॉम का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मैरी कॉम का जन्म बच्चों मणिपुर में हुआ था। मैरी कॉम कितनी बार विश्व चैंपियन रही? तो बच्चों मैरी कॉम 5 बार विश्व चैंपियन रही हैं। कितनी बार रही? 5 बार। और फिर जो है आपका नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 कहाँ हुए थे? ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। कहाँ हुए थे बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। ठीक है, अब आगे हम लोग आएंगे शब्दों से वाक्यों की पूर्ति कीजिए, यानी कि यहाँ पे फिलिप्स है जिसको हमें भरना है। मैरी कॉम का जन्म कांथेड़ गांव में हुआ था। ठीक है, मैरी कॉम को डिगो सिंह से बॉक्सिंग की प्रेरणा मिली। मैरी कॉम का पूरा नाम मंगेट चुंग नेइजंग है। समर ओलंपिक 2012 में मैरी कॉम को कांस्य पदक मिला था। ठीक है, मैरी कॉम ने भारत को गौरवान्वित किया था। क्या किया था? गौरवान्वित किया था। अब हम लोग आगे आते हैं भाषा की बात। ये हमारा जो है भाषा की बात, संस्कृत शब्द को जो अपने रूप में परिवर्तन किए बिना, यानी संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उसमें कोई चेंजेस किए बिना, कोई परिवर्तन किए बिना या कोई फेरबदल किए बिना हिंदी में आए, यानी हिंदी में एज इट इज़ प्रयोग किए जाएं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी संस्कृत से भाषा से एज इट इज़ उठाकर हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य और सर्प, ये जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन हिंदी में भी इसको एज इट इज़ प्रयोग किया जाता है बिना कोई चेंज के। और फिर इसके बाद देखिए संस्कृत के शब्द जो अपना रूप बदलकर हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत के ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो बिना उसमें जो थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है, चेंज करके फिर उसको हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य संस्कृत का शब्द है और उसको सूरज बना दिया गया। सर्प संस्कृत का शब्द है, उसको सांप बना दिया गया। तो थोड़ा चेंज किया गया और चेंज करके उसको हमने हिंदी में प्रयोग किया। तो यानी चेंज कर देने पर थोड़ा सा वो हमारा तद्भव हो जाता है, और बिना चेंज के एज इट इज़ संस्कृत से हिंदी में प्रयोग करते हैं तो वो हमारा तत्सम शब्द होता है। तत्सम और तद्भव में यही अंतर है। अब यहाँ पे देखिए नीचे लिखे शब्दों में से तत्सम तद्भव शब्द चुनकर उचित स्थान पर लिखिए। यहाँ पर कौन कौन से शब्द हैं? दुग्ध, कान, अश्रु, मयूर, आग, मोर, दूध, अग्नि, कर्ण और आंसू। अब इन शब्दों को हमें नीचे तत्सम और तद्भव के आगे लिखना है। जो तत्सम शब्द है उसको तत्सम के आगे और जो तद्भव शब्द है उसको तद्भव के आगे। तो जैसे तत्सम शब्द यहाँ पर कौन कौन से हैं? दुग्ध, अश्रु, मयूर, अग्नि और कर्ण। ये संस्कृत के शब्द हैं जिसको एज इट इज़ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तत्सम शब्द है। तद्भव कान, आग, मोर, दूध, आंसू,
ये हिंदी के शब्द मतलब संस्कृत से थोड़ा सा उसमें चेंज किया गया, थोड़ा फेरबदल करके हिंदी में प्रयोग किया गया। तो यह हमारा तद्भव शब्द है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा तत्सम और तद्भव शब्द है जो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, विराम चिन्ह के नाम लिखना है। तो विराम चिन्ह के नाम, विराम चिन्हों को तो आप पहचानते ही होंगे। ये क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक, यह कॉमा है ना, अल्प विराम, विस्मय दिबोधक यानी एक खड़ी डंडी और नीचे ऐसे बिंदी, जहाँ पर आश्चर्यचकित हो जाए इंसान, वहाँ विस्मय दिबोधक शब्दों का चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो ये विस्मय दिबोधक है, चिन्ह है। फिर पूर्ण विराम यानी सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद हम एक लाइन खींचते हैं, सीधी डंडी खींचते हैं, उसको कहते हैं पूर्ण विराम। फिर अर्ध विराम यानी थोड़ा सा रुकना है। ठीक है, अर्ध विराम। योजक चिन्ह, इसका प्रयोग जैसे एक बार इस शब्दों को दो बार प्रयोग करते हैं, जैसे कभी कभी, आना जाना, तो उनके इन दो शब्दों के बीच में लगाया जाता है योजक चिन्ह को। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा गा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द प्रयोग लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम यानी अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। प्रारंभिक, प्रारंभिक मतलब शुरुआत, अंतिम मतलब लास्ट। फिर सफल का असफल, जीत का हार, छोटी का बड़ी। तो इस प्रकार से ये हमारा अपोजिट वर्ड है बच्चों। अब नेक्स्ट हमारा है जो शब्दांश शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाए, उसे उपसर्ग कहते हैं। बच्चों ये मैंने पहले भी चैप्टर में एक्सरसाइज आया है, आपको समझाया है कि उपसर्ग मतलब शब्द से पहले लगाकर उसमें कुछ ना कुछ एक विशेष परिवर्तन ला देता है। ठीक है, विशेषता ला देता है। और प्रत्यय मतलब शब्द से पीछे लगकर उसमें परिवर्तन लाता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय में यही अंतर है। तो यहाँ पर देखिए उपसर्ग क्या है, अ, दुर, सु, और मूल शब्द है सफल, बल और योग, और नया शब्द है असफल, दुर्बल और सुयोग। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ करके ये नया शब्द हमारा बना है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखेंगे सह, कु, प्र, निर। अब जैसे चर शब्द के आगे हम लगाएंगे सहचर, पुत्र के आगे कुपुत्र, गति के आगे प्रगति, निर्बल के आगे निर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रत्यय, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, उपसर्ग पहले और प्रत्यय बाद में। तो जो शब्दांश शब्द के बाद जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाए, उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, मूल शब्द जैसे यहाँ पे है सफल, राष्ट्र और बूढ़ा, और प्रत्यय क्या है ता, इये, इया। नया शब्द बना सफल प्लस ता, सफलता, राष्ट्र, ये बड़ी ई जो है ये मात्रा के रूप में हो जाती है, ये राष्ट्रीय, बूढ़ा, बुढ़िया, ये छोटी ई यहाँ पर लग जाएगी, और या इसके बाद बुढ़िया। ठीक है, इस प्रकार से इसमें चेंजेस आ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग कीजिए। तो पश्चिमी और प्रारंभिक, तो पश्चिम प्लस बड़ी ई, प्रारंभ प्लस एक, प्रारंभिक। ठीक है, और आगे देखिए शब्द इसमें है जैसे माध्यम, माध्यमिक, माध्यम प्लस एक, आलोचनाओं, आलोचना प्लस ओ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो है क्या ख़त्म होता है, टेक्स्ट बुक की हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है बच्चों। बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा, समझिएगा, सुनिएगा। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।